इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। यूनेस्को ने कुंभ मेले को माना है मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। आज 12 फरवरी 2021 है। हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेला आयोजन 2021 का आज चौथा महत्वपूर्ण स्नान है, क्योंकि ज्योतिष गणना के मुताबिक आज से फाल्गुन संक्रांति का आरंभ हो रहा है। दोस्तों, इस अवसर पर हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कुंभ को लेकर पूछे जाने वाले सवालों के मद्देनजर भारत के इस सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन कुंभ के बारे में जानेंगे। यूनेस्को ने साल 2017 में दुनिया के कई मेलों का विश्व की सांस्कृतिक विरासत के रूप में चिन्हित किया था। इनमें थे कुंभ मेला, बोत्सवाना का मेला, कोलंबिया का मेला, वेनेजुएला, मंगोलिया, मोरक्को, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात के मेलों को भी इस सूची में जगह दी गई थी। लेकिन सबसे ऊपर रखा गया था भारत के कुंभ मेले को। यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कहा है। कुंभ के अपने विस्तृत परिचय में यूनेस्को ने माना है कुंभ मेले का कोई अपना एक निश्चित अर्थ नहीं हो सकता। इसके अनगिनत भाष्य हैं, इसके अनगिनत अर्थ हैं। इसलिए कुंभ को यूनेस्को ने मानवता की एक ऐसी अमूर्त धरोहर के रूप में चिन्हित किया है जिसके जैसा कोई और न तो है और न हो सकता है। क्योंकि कुंभ मेला मेला तो जरूर है, लेकिन यह सिर्फ मेला नहीं है। इसके इतर न जाने इसमें क्या क्या होता है। कुंभ धार्मिक कर्मकांडों का आयोजन स्थल तो है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ है। यह धर्म, संस्कृति, जीवन, मनुष्यता सबके रंगों का एक ऐसा मिला जुला सप्तरंगी इंद्रधनुष है। हिंदुओं में शायद ही कोई ऐसी एक बात हो जिस पर सभी हिंदू एक मत होते हों। हिंदुत्व अनगिनत विरोधाभासों का गुच्छा है। तमाम विरोधाभासों के बावजूद हिंदुत्व को जो चीज़ आपस में जोड़ती है उसमें कुंभ जैसे आयोजनों और एहसासों की भी अपनी भूमिका है। कुंभ में हर किस्म की मान्यता वाला हिंदू शामिल होता है। किसी को किसी किस्म की कोई अड़चन महसूस नहीं होती। कुंभ में मूर्ति पूजक भी उतनी ही श्रद्धा रखते हैं जितनी श्रद्धा निराकारी रखते हैं। कुंभ शायद अकेला ऐसा आयोजन है जिसमें शैव, वैष्णव, एकपंथी, बहुपंथी और हिंदुओं में हजारों तरह के जो संप्रदाय उप संप्रदाय मौजूद हैं, वे सब बिना किसी झगड़े के, बिना किसी आपत्ति के इसमें शामिल रहते हैं। हालांकि कुंभ एक ऐसा मेला भी नहीं है, ना ही कुंभ सिर्फ एक स्नान का कर्मकांड भर है। सहज संबोधन के लिए भले हम कुंभ को मेला कह दें, कुंभ को स्नान कह दें या कुछ और, लेकिन सही बात यही है कि कुंभ एक विराट सांस्कृतिक सम्मिलन है। कुंभ विराट मानवता का एक ऐसा मिलन स्थल है जहां सामूहिकता दिव्यता में परिवर्तित हो जाती है। कुंभ में शामिल होते ही हम वह नहीं होते जो वहां होने के पहले होते हैं या वहां होने के बाद होते हैं। यूनेस्को इसके इसी विराट रूप के कारण अव्यक्त और अमूर्त मानवता की सबसे बड़ी सांस्कृतिक धरोहर माना है। अपनी इस स्वीकृति में यूनेस्को ने यह भी माना है कि कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला और सबसे बड़ा महोत्सव है, जहां पूरी दुनिया से करोड़ों लोग पवित्र नदियों में स्नान के लिए आते हैं।
जहाँ तक कुंभ के इतिहास की बात है तो धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यह आदिकाल से चला आ रहा है। लेकिन अगर लिखित इतिहास के आईने में देखें तो इसके बारे में जो सबसे पुराना लिखित वर्णन मिलता है वह प्रसिद्ध चीनी यात्री वैनसांग के यात्रा विवरण में मिलता है, जबकि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इसकी शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी और अगर पौराणिक मान्यताओं में जाएं तो इसकी शुरुआत देवताओं और दैत्यों के बीच हुए समुद्र मंथन से होती है। लेकिन तथ्यात्मक नज़र से देखें तो लिखित इतिहास के मुताबिक जब चीनी यात्री वैनसांग भारत की यात्रा में आया था, यानी 630 ईस्वी से 644 ईस्वी के बीच वैनसांग भारत में रहा था, उन दिनों भारत में हर्षवर्धन का शासन था। माना जाता है कि वैनसांग भारत के विभिन्न भागों की यात्रा की वह बौद्ध धर्म से संबंधित सामग्री हासिल करने यहाँ आया था। उसने काफ़ी लंबा अरसा हर्षवर्धन के राज दरबार में भी गुजारा था। वैनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान देखे गए कुंभ मेले के बारे में विस्तार से लिखा है। उसके मुताबिक उसने अपने जीवन में पहली बार लोगों के इतने विशाल समूह को एक जगह एक नदी के किनारे एकत्र हुए देखा और चकित रह गया। वैनसांग के वर्णन के मुताबिक उसे लंबे समय तक यकीन ही नहीं हुआ कि उसने जो कुछ देखा है वह सब सच है। एक ऐसा मेला जिसमें उन दिनों हजारों की तादाद में साधु संत सम्मिलित हुए थे। वैनसांग ने अपने भारत भ्रमण के दौरान एक नहीं बल्कि दो बार पूर्ण कुंभ में शामिल हुआ। उसने हरिद्वार के महाकुंभ को भी अपनी आंखों से देखा और प्रयाग के महाकुंभ को भी अपनी आंखों से देखा था। उसने प्रयाग में सम्राट हर्षवर्धन को अपना समूचा राजकोष इस भव्य आयोजन की व्यवस्था में खोलते हुए देखा था। यही नहीं, वैनसांग के मुताबिक सम्राट हर्षवर्धन ने उसे वापस चीन जाते समय कई स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण दिए थे। कुंभ मेले का जहां धार्मिक और सांस्कृतिक आधार है, वहीं इसका एक ज्योतिषीय आधार भी है। दरअसल हर तीसरे वर्ष कुंभ के आयोजन के पीछे ज्योतिषीय कालगणना ही है। कुंभ मेला दो प्रकार का होता है, एक पूर्ण कुंभ, एक अर्ध कुंभ। पूर्ण कुंभ हर 12 साल में आयोजित होता है, जबकि अर्ध कुंभ हर 6 साल में एक बार आयोजित होता है। पूर्ण कुंभ जहां देश के 4 नगरों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन के किनारे बारी बारी से हर 12वें साल लगता है, वहीं अर्ध कुंभ सिर्फ हरिद्वार और प्रयाग में ही लगता है। अगर सिर्फ कुंभ मेला कहा जाता है तो इसका मतलब होता है कि हर 3 साल में आयोजित होने वाला कुंभ मेला। यह भी सभी जगहों पर आयोजित होता है। कुंभ मेले के बारे में जितनी धार्मिक और कर्मकांडीय जिज्ञासाएं हैं, उससे कहीं ज़्यादा यह लोगों की सांस्कृतिक और सामाजिक मनोविज्ञान को भी छूता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं और अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वह भी हमें बताएं। हम उस विषय पर आपको ज़रूर वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो के लिए शोध इमेज रिफ्लेक्शन की टीम ने किया, जबकि इसमें आलेख और स्वर लोकमित्र गौतम का था।